हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक युग में किस तरीके से शिक्षा का प्रारंभ होता है भारत में, और जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि भले ही वो अपने फ़ायदे के लिए शिक्षा की शुरुआत कर रहे हों, लेकिन भारत में शिक्षा की शुरुआत हो जाती है, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी 1793 का एक्ट। हमने वहाँ पर कलकत्ता मदरसा और फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत बनारस संस्कृत महाविद्यालय की बात की थी कि इनकी स्थापना किसने की और क्यों की गई। इन सारी चीज़ों की बात हमने की। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका लिंक, वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 1793 के एक्ट के बाद में 1813 का आज्ञा पत्र आता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और जो प्राच्य विवाद और पाश्चात्य विवाद जो था वो क्या था, और इसको एकदम हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे, समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1813 का जो आज्ञा पत्र है, चार्टर एक्ट 1813। तो इसको समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा फिर बैक में ले जाता हूँ। मैंने बात की थी कि हर बार जो है कंपनी के संचालन के लिए जो है एक एक्ट लंदन से बनता था, वहाँ की सरकार के द्वारा एक चार्टर दिया जाता था। समय समय पर जो रूल्स बदलते रहते थे, और बाद में हम ये देखते भी हैं कि ये 20 वर्ष के समय में 20 वर्ष बाद हर जो है बदला जाता है। एक नियम बन जाता है कि 20 वर्ष बाद अगला चार्टर आएगा, फिर 20 वर्ष बाद उसके अगला चार्टर आएगा। तो 1793 ईस्वी में जो चार्टर रखा गया था, वहाँ पर चार्ल्स ग्रांट के द्वारा ये मांग की गई थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट दी जाए। और इसका बाद में विरोध भी उसी पार्लियामेंट, लंदन की पार्लियामेंट के एक सदस्य जैक्सन ने, रैंडल जैक्सन ने की थी कि ये तो सही नहीं है, और यही इसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था करके हम जो है अमेरिकी उपनिवेशों को खो चुके हैं, और वही गलती हम भारत के साथ करने वाले हैं। तो उस समय तो नामंजूर कर दिया जाता है चार्ल्स ग्रांट की उस बात को। और फिर तब तक उसके बाद क्या होता है कि चार्ल्स ग्रांट की बात को बहुत सारे लोग जो है लगातार वो मांग करते रहे कि भारत में ईसाई मिशनरियों को पूरी छूट दी जाए। तो लगातार मांग करते रहे। तो जब अगली बार 20 वर्ष बाद 1813 ईस्वी का जो चार्टर आता है, तो फिर ज़्यादातर जो सदस्य थे वहाँ की पार्लियामेंट के, वो सहमत हुए कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को छूट होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि 1813 के इस चार्टर एक्ट में एक धारा जोड़ी गई, एक सेक्शन जोड़ा गया 43, और इसमें से मुख्य रूप से 3 बातें रखी गई। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, और जितनी भी एजुकेशनल एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, या रीट DSSB हो, बीएड हो, तो यूपी पीजीटी एजुकेशन से जिन लोगों ने भरा है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री का भी पार्ट है और एजुकेशन का भी पार्ट है, इसलिए ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो धारा 43 में 43 में 3 बातें जोड़ी गई, वो 3 बातों को आपको ध्यान से सुनना है। पहली बात है कि किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रसार करने की पूरी छूट होगी। अब यूरोपीय देश का मतलब जैसे चाहे वो डच हो, चाहे वो डेनिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो या पुर्तगाली हो, क्योंकि ये लोग भी तो रहते हैं ना। पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वो प्रचार प्रसार तो ईसाई धर्म का ही करेंगे, तो इससे अंग्रेजों का तो कोई नुकसान होगा नहीं। वो भी तो चाहते थे कि ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार हो। तो यहाँ पर इस एक्ट में ये बात रखी गई कि जितने भी यूरोपीय देश की मिशनरियाँ हैं, उन सभी को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी छूट होनी चाहिए। एक बात तो ये रखी गई। दूसरी बात इसमें जोड़ी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने शासित प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था करे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि अब एक तरीके से संवैधानिक उत्तरदायित्व कंपनी पर आ जाता है। चूँकि मैंने बताया था कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ,
उसके बाद भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब बहुत बड़े भूभाग में जो है अंग्रेज अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसे में उस भाग की लोगों की शिक्षा की व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा। और इस तरह से जब एक चार्टर एक्ट में बात को रख दिया जाता है तो एक तरह से देखा जाए कि कंपनी का अब ये संवैधानिक उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि वो अब भारत की शिक्षा व्यवस्था को भी देखे, और उसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। भले ही अपने हित में शिक्षा पर काम करें, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तीसरी बात ये इम्पोर्टेंट जोड़ी गई 1813 के ही चार्टर एक्ट में कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रयोग साहित्य के, ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना है, साहित्य के रख रखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों, जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, गोला बना रहा हूँ, इन दोनों शब्दों को आपको मुख्य रूप से फोकस करना है, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन में खर्च किया जाए। तो ये 3 पॉइंट हैं धारा 43 के, जो कि 1813 के आज्ञा पत्र में जोड़े गए थे। अब बात ये सामने आती, समस्या ये आती है कि इस 1 लाख रुपए पहली बार, एक तो ये पहली बार ऐसा किया गया था कि शिक्षा के लिए बजट निर्धारित किया गया था भारत में। भारतीय इतिहास की, शिक्षा के इतिहास की बात करें तो ये पहली बार है जब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि इस 1 लाख रुपए को किस तरह से खर्च किया जाएगा, इसका स्वरूप जो है वो निश्चित नहीं था, और इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई बिंदु जो है वो स्पष्ट बिंदु इन धाराओं में देखने को, पॉइंटों में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में मतभेद जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। वो कैसे मतभेद आते हैं? यहाँ पर जो साहित्य शब्द दिया गया है, इस साहित्य शब्द को अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग तरीके से अपना परिभाषित करते हैं। जैसे जो अंग्रेज थे उनका मानना था कि यहाँ साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है, और जो भारतीय विद्वान थे उनका ये मानना था, जो भारतीय लोग थे उनका ये मानना था कि इस साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य से है। भारतीय साहित्य का मतलब हिंदी, संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं इन पर, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाए। और अगर हम पाश्चात्य साहित्य की बात करें तो उसमें जो है अंग्रेजी है, लैटिन है, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाए। तो ये यहाँ पर विवाद पैदा हो जाता है, ये स्पष्ट यहाँ पर नहीं किया गया था। अगली बात, भारतीय विद्वान। अब भारतीय विद्वान का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश भारत में हैं, तो ब्रिटिश भारत में जो विद्वान हैं, तो इसका मतलब है कि जो अंग्रेज हैं। अब कुछ लोगों का ये तर्क था, उनका ये मानना था कि यहाँ भारतीय विद्वान से मतलब क्या है कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत के विद्वान हैं, जो मूल रूप से भारत के नागरिक हैं, वो भारतीय विद्वानों, कुछ लोग ये तर्क दे रहे थे। कुछ लोगों का ये मत था कि इस भारतीय विद्वान का मतलब क्या है, जो पाश्चात्य जो अंग्रेज लोग हैं, वो जो विद्वान हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो चूंकि स्पष्ट था नहीं, इसलिए जो है यहाँ पर 2 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। और ये 2 वर्ग सिर्फ कंपनी में ही नहीं, कंपनी में भी 2 वर्ग बन जाते हैं, और ये जो 2 वर्ग हैं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देखने को मिलते हैं। चूंकि ये बात स्पष्ट नहीं रखी गई थी, इस वजह से लोगों के अलग अलग भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं, तो एक तरह का विवाद पैदा हो जाता है, और ये विवाद जो है चलता ही रहता है। और इस विवाद की वजह से ये जो 1 लाख रुपए की धनराशि है, ये खर्च तो होती रही, प्रतिवर्ष एक साल में 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने थे, तो ये खर्च तो होती रही, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं हो पाया क्योंकि चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, और लास्ट तक ये मतभेद चलता रहा। तो ये जो मतभेद उत्पन्न हुआ, तो इसने एक विवाद को जन्म दिया, जिसे हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक जो इस तरफ देख रहे हैं वो प्राच्यवादी वर्ग है, जो इस तरफ देख रहे हैं वो पाश्चात्यवादी वर्ग है। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि प्राच्य और पाश्चात्य के बारे में न पता हो। तो प्राच्य का मतलब प्राचीन, और ये प्राच्यवादी वर्ग जो है वो भारत से संबंध रखता है। पाश्चात्यवादी वर्ग जो है वो पश्चिमी जो देश हैं,
जो यूरोपीय देश हैं वही पश्चिम में आते हैं तो उनके वर्ग से संबंध। यहाँ आप सीधा सही मतलब भी रखिए कि ये भारतीय हित में और ये जो है अंग्रेजों के हित की बात यहाँ पर है। तो ये अंग्रेज लोग जो समर्थन करने वाले थे, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले थे, अंग्रेजी या पाश्चात्य साहित्य का समर्थन करने वाला वर्ग पाश्चात्यवादी वर्ग कहलाया। और जो प्राच्यवादी वर्ग है जो कि भारत के हित की बात करता था, भारतीय साहित्य की बात करता था, और वो प्राच्यवादी वर्ग कहलाया। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैंने कहा कि भारत के हित की, तो प्राच्यवादी वर्ग का समर्थन भी किया जाता है कई लोगों के द्वारा, लेकिन वो भारत के हित में नहीं बल्कि ब्रिटेन के हित में किया जाता है, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहले हम प्राच्यवादी वर्ग की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत में भारतीय भाषाओं, और भारतीय भाषाएं कौन सी, संस्कृत, हिंदी, अरबी आदि के माध्यम से शिक्षा दी जाए, ये मानना था प्राच्यवादी वर्ग का। और अगर हम पाश्चात्यवादी वर्ग की बात करें तो यहाँ कहा जा रहा था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी होना चाहिए। प्राच्यवादी वर्ग में दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में भारतीय साहित्यों एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। यहाँ भारतीयों को भारतीय लिटरेचर पढ़ाया जाए, ना कि अंग्रेजी। यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। मैं मैकाले को भी पढ़ाऊँगा, आगे आप मैकाले को भी पढ़ेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से मैकाले जो है वो अपनी भाषा बोलता है। आपने देखा भी कि भी चार्ल्स ग्रांट हो या और भी जो लोग हैं वो बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो दोनों अज्ञानी हैं, इनका धर्म जो है वो पाखंड अंधविश्वास पर आधारित है। तो वो तो पहले से ही मूर्ख और धूर्त मानते थे, भारतीयों को अनकल्चर्ड मानते थे, असभ्य लोग मानते थे। तो उन ऐसे लोग ये चाहते थे कि इनको जब तक पाश्चात्य भाषा अर्थात अंग्रेजी और वहाँ के साहित्य से परिचित नहीं करा दिया जाएगा तो इनके अंदर सभ्यता नहीं आएगी, ये जानवर की तरह ही रहेंगे, ऐसा मानना था इनका। तीसरे पॉइंट की बात करें कि भारत की अपनी संस्कृति है, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना आवश्यक है। ये प्राच्यवादी वर्ग का मानना था कि भारत का अपना एक कल्चर है और उसकी अपनी एक भाषा है, कम से कम उसका जो साहित्य है वो तो ना बर्बाद हो, उसकी साहित्य की शिक्षा दी जाएगी उसको, तो उन्हें अपने जो है कल्चर के बारे में पता चलेगा। जबकि इधर जो कुछ कट्टरवादी थे वो उनका ये मानना था कि ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, क्योंकि बिना ईसाई बने ये सभ्य नहीं हो पाएंगे, इनमें जो है आधुनिकता नहीं आ पाएगी, ये जो है अंधविश्वास और पाखंड में ही जीते रहेंगे। अगली बात जो है जो कि प्रिंसिप आदि का तर्क था। अब ये देखिए जेम्स, कई बार क्वेश्चन ये किया जाता है कि प्राच्यवादी वर्ग का समर्थन करने वाले अंग्रेज कौन थे, तो जेम्स प्रिंसिप। अब यहाँ एक चीज़ याद रखिए, जेम्स प्रिंसिप भले ही प्राच्यवादी वर्ग भारतीय साहित्य का समर्थन कर रहा है, लेकिन इसमें हित क्या बताया जा रहा है, ब्रिटेन के हित में। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। ये कहते हैं प्रिंसिप आदि का तर्क था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो जब ये योग्य नहीं है तो फिर इनको क्यों ये शिक्षा दी जाए, मतलब ये ब्रिटेन के हित की बात कर रहे हैं और समर्थन किसका कर रहे हैं, प्राच्यवादी वर्ग का। इनको इन्हीं की भाषा जो है वही साहित्य सिखाया जाए। और शायद इनका ये मानना रहा होगा कि अगर इनको हम कुछ ज़्यादा पढ़ा देंगे, ये आधुनिक हो जाएंगे, मॉडर्न हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा विरोध करने में सक्षम हो जाएंगे, इसलिए ये ऐसा सोच रहा था, इसलिए ये समर्थन कर रहा था। जैसे एक और व्यक्ति है विल्सन का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है। देखिए वही बात आई ना जो मैंने कहा कि अगर इनको पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा दी जाएगी तो ये हमारी तरह ताकतवर हो जाएंगे। ताकतवर का मतलब ताकत सिर्फ बाहुबल नहीं होता है, ज्ञान का जो ताकत होती है, जो ज्ञान से जो विश्वास आता है और विश्वास से जो मनोबल बढ़ता है, उसकी ताकत सबसे बड़ी होती है। और जब तक आप ज्ञान आपके पास नहीं आएगा, तब तक आपके पास विश्वास नहीं आएगा, तब तक आपके अंदर जो है मनोबल नहीं आएगा। तो इसलिए इसका ये मानना था कि पाश्चात्य भाषा में शिक्षा इनको ना दिया जाए, और इसलिए ये समर्थन कर रहे थे प्राच्यवादी वर्ग का, राइट, अर्थात ब्रिटेन के हित में बात कर रहे थे। कुछ का ये मानना था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का
ज्ञान प्राप्त करके ये उनके समकक्ष हो जाएंगे। मतलब कुछ लोग ये मानते थे कि अगर इनको पाश्चात्य साहित्य का ज्ञान करा दिया जाएगा, विज्ञान बता दिया जाएगा, विज्ञान पढ़ा दी जाएगी, तो ये फिर हमारी बराबरी में आ जाएंगे, और बराबरी में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी के बराबर आए, सारे लोग अपने से नीचे ही सबको रखना चाहते हैं। और आज भी ये मानसिकता लोगों के अंदर रहती है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे समकक्ष आ जाए, बराबरी आ जाए। और जब तक ये मानसिकता, भेदभाव की मानसिकता मस्तिष्क में रहेगी, तब तक भेदभाव रहेगा ही रहेगा। भले समाज में देखने के लिए लोग बोल दें कि हाँ हमारे समकक्ष हैं अब हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि कोई किसी को पसंद नहीं करता है कि वो बराबरी पे आए। तो स्वाभाविक सी बात है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरा अगर फिलॉसफी की दृष्टि देखें तो मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि ये मानवीय प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रकृति ऐसी हो ही नहीं सकती है जो किसी को नीचा दिखाने की बात करे, राइट। तो ये लोग ऐसा कह रहे थे। अगला पॉइंट है कि कुछ का तर्क था कि पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर ये जागरूक हो जाएंगे और भारत में ब्रिटेन के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये वो लोग हैं जो प्राच्यवादी वर्ग का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिटेन के हित में समर्थन कर रहे हैं। ये इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि ब्रिटेन का नुकसान ना हो, और इसलिए समर्थन कर रहे हैं। आगे कुछ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं पाश्चात्यवादी वर्ग के। तो राजा राम मोहन राय, अब देखिए ये भारतीय हैं लेकिन ये पाश्चात्य साहित्य की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये अंग्रेज हैं, ये कह रहे हैं नहीं इनको पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा न दी जाए, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा न दी जाए, इनको यही भारतीय भाषा साहित्य जो है इसी को सिखाया जाए। उसी तरह राजा राम मोहन राय का विपरीत तर्क था। ये भारतीय जो प्राच्यवादी वर्ग है उससे इनका विपरीत तर्क था। इनका ये मानना था कि अगर इनको ये पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा दी जाएगी तो इन्हें जो है ये मॉडर्न हो जाएंगे, आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे तो इनकी उन्नति होगी। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि वो सही सोच रहे थे। अगली बात करें कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का विकास किया जा सकेगा, पश्चिमी संस्कृति का जो है विकास किया जाएगा। तो इनकी विचार ये धारा ये थी कि जो हम अंधविश्वास पे डूबे रहते हैं, जो हम कुछ ऐसी रूढ़िवादी चीज़ें हैं जिनको बदल देना चाहिए, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, कस्टम हैं जो कि समाज के हिसाब से सही नहीं है। ऐसे भेदभावों को, रीति रिवाजों को ख़त्म कैसे किया जाएगा? अगर इनको ख़त्म करना है तो हमें पश्चिमी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और आपको पता भी है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का साथ दिया था इन्होंने, और जो है 1828 ईस्वी में जो है इसको सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला है कि कंपनी के व्यापार और शासन कार्य के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी तैयार किए जा सकेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कंपनी में अब हम ब्रिटेन से कितने लोग मंगाएंगे, ज़्यादा लोग मंगाना पड़ेगा, तो हम यहीं के लोगों को क्या करें कि उनको अंग्रेजी पढ़ाएं। तो क्या होगा कि हमें व्यापार के लिए, शासन के कामकाज के लिए यहीं के लोग मिल जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे वो, है ना, तो काम करते रहेंगे। लास्ट पॉइंट इसमें है कि भारत में अंग्रेज परस्त लोग तैयार किए जा सकेंगे जो जन्म से भारतीय होंगे परंतु विचारों से अंग्रेज। तो कुछ का ये मानना था कि अगर हम पाश्चात्यवादी शिक्षा इनको देंगे, पाश्चात्य साहित्य की शिक्षा देंगे, तो ये हमारे लोग बन जाएंगे, जो कि भले ही वो देखने में भारतीय हों, भले ही जन्म से भारतीय हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचारों से अंग्रेज हो जाएंगे। तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, राइट। और ऐसा होता भी है, हम देखते भी हैं आगे कि बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेज़ों से मिल जाते हैं, काम करते हैं और धोखा देते हैं भारतीयों को। तो इस तरीके से हमने 1813 के आज्ञा पत्र को जाना, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जाना। और ये विवाद मैंने फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये विवाद समाप्त नहीं होता, ये विवाद चलता ही रहता है आगे तक, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक की। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।